हमारे साथ आज दो समकालीन कहानी के क्षेत्र में अच्छी दखल रखने वाले दो कहानीकार मोहम्मद आरिफ चिलीवा और चंदन पांडे, और इनके साथ आदरणीय मुकेश वर्मा जी और मुझे बातचीत करनी है। तो अभी जैसे मुकेश वर्मा जी ने मजाक में कहा कि अब बगल में बैठे हौसला बना रहता है, मेरे बगल में तो कोई भी नहीं है। तो मैं और आदरणीय वर्मा जी के यह कह के हौसला अफजाई करना। तो शुरू कहीं से भी करते हैं। तो चंदन पांडे जी से मेरा सवाल ये है, अभी आपकी कहानी आई चोट, अपने आप में अनूठी संरचना लिए, अनूठा तथ्य लिए चोट आई। चोट कहानी के बारे में कुछ संक्षेप में बताते हुए एक, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन एक सामान्य अपनी रचना प्रक्रिया पर दो चार पंक्तियां अगर बोलें तो हमारे साथ बहुत युवा लोग उपस्थित हैं, उन्हें मार्गदर्शन ज़्यादा दे सकेगा। नमस्कार। चोट कहानी तय हुआ है, ऊपर से बात सुन करेंगे। चोट पर बात करते हुए एक दौर ऐसा आया था जब मामूली प्रतिरोध पर थी, सजा जो मिल रही थी वह नहीं मिल रही थी जितने बड़ी घटनाओं पर हो सकती है। तो चोट कहानी का जो पूरा जो अगर एक थीम लाइन कहें तो एक आर्टिस्ट है जो जिससे गुस्सा करता है उसको जूते की तस्वीर बना के दे देता है कि मान लो कि जूता खूब पड़ गया। तो जब संस्थान उसकी इस आदत को समझता है, मतलब पहले तो उसके स्टाइल से खुश होते हैं कि अच्छा चित्रकार हमें मिल गया है, लेकिन जब उसका संस्थान, उसके बॉस और उसके दूसरे लोग एक बात समझने लगते हैं कि जब ये जूते की तस्वीर बना रहा है तो किसी को मारने के लिए बना रहा है, तो उसकी स्क्वीजिंग होती है, क्वेश्चनिंग होती है। बहुत पहले ऐसे कुछ मामले आए थे। उन्होंने एक किताब भी लिखी जर्नैल से, जिन्होंने चिदम्बरम पे पर चलाया था लगाने को, तो 9 लगने की भी सजा उसको वैसे ही मिली या जूता लग गया था। वैसी स्थिति में मेरे मन में एक आइडिया था कि इसे इम्प्रोवाइज कैसे किया जाए कि चोट भी लगे और कोई कानूनी कार्रवाई हो सके। तो ये बात मेरे मन में थी, तो उसके मैंने ये तो आइडिया था, कहानी कुछ और है, कहानी एक प्रेम कहानी है उसमें। तो कहानी के पीछे का आइडिया ये था कि हम विरोध के एक तरीके को इम्प्रोवाइज कैसे करें। मतलब जूता आपने फेंका और नहीं लगा, उसकी सजा वही है जो जूता लग जाने की सजा होती। तो अगर हम जूते की तस्वीर से लोगों को एहसास करा दें कि आपको, शायद कहानी में एक ऐसा क्वेश्चन सेशन भी होता है जब लोग उससे पूछते हैं कि तुमने सच का जूता क्यों नहीं मारा, तो नायक बोलता है कि अगर मैं ऐसा करता तो आप लोग मुझे पुलिस में दे देते, इसलिए मैंने सच का जूता नहीं मारा, या फिर मुझे एक ही आदमी को मारने का मौका मिलता। ऐसे मैं लगभग तमाम लोगों को मार चुका हूँ, कम से कम अपने मन में। तो कहानी को लेकर मेरा, उस कहानी को लेकर यही आइडिया था। जो चल रहा होता है उसको अलग से हम कैसे आइडेंटिफाई करें अपने आप को। जैसे इधर मैंने एक उपन्यास लिखा कीर्तिगान, तो मैंने एक ऐसे कैरेक्टर को लिखा, रचना प्रक्रिया वगैरह बताने में बार बार मैंने शब्द आता है, मैं तो थोड़ा ऑड लगता है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कीजिएगा कि मैंने एक ऐसे कैरेक्टर को लिखा कि जो देश में, मतलब अकेले झारखंड में करीब 27 या 28 सीरीज ऑफ मॉब लिंचिंग्स हुई थी, और देश में ये संख्या करीब 1000 के आसपास थी जब मैं नॉवेल लिखना शुरू किया तब। तो मैंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन हत्याओं का जो फ्रीक्वेंसी है, इतिहास इतना बड़ा है, सब कुछ है, लेकिन ये जो जिस कॉम्पैक्ट पीरियड में जिस फ्रीक्वेंसी से ये चीज़ें हुई, अगर कोई ढंग का आदमी है, सलीके का, एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी है, तो उसके मन मस्तिष्क पे कैसा असर पड़ेगा कि एक जीवन
जिसको हमें देने का कोई अधिकार नहीं, मतलब हम किसी भी लायक कहीं से भी इस बूते में नहीं है कि किसी को हम जीवन दे सकें, तो उसको लेने का एक सिस्टम चला। जब समाज का निर्माण होने लगा, कि जब मनुष्य पर समाज को तरजीह मिलने लगा, तो ये हुआ कि पनिशमेंट के तौर पर लोगों की जान ली जा सकती है। एक नियम बनाया गया और उस नियम के विरोध में काफ़ी कुछ लिखा गया। जैसे अगर आप लोग अजनबी पढ़ें कामों का, या फिर किसलोस्की की फिल्म देखें, अ शॉर्ट फिल्म अबाउट किलिंग, तो कैसे स्टेट जो है वो एक आदमी को की हत्या करता है, यह समझाने के लिए कि हम बड़े समाज की रक्षा के लिए काम करने जा रहे हैं। वहाँ पर समाज एक क्रूर रोल में है उस व्यक्ति के खिलाफ, बहाने चाहे जितने बनाए जाएं समाज के पक्ष में, वहाँ तक चलिए फिर भी ठीक है, ठीक वो भी नहीं है, लेकिन समाज में मान्य हो गया। उसके आगे जब बात बढ़ती है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल यह डिसाइड करता है कि हम अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए, हम अपने मामूली से एक टिकट के लिए, एक टिकट में मिलने वाले एडवांटेज के लिए, नॉट फॉर द टिकट इवन, अगर कहीं कोई टिकट बट रहा है तो उस टिकट में मिलने वाले एडवांटेज के लिए हम एक किलिंग करते हैं। इस थीम पर अनिल यादव ने बहुत अच्छी कहानी लिखी थी, गो रक्षक, गो सेवक, थैंक यू। तो उस मामूली एडवांटेज के लिए आप पूरा का पूरा एक ऑर्केस्ट्रा रचते हैं जिसके केंद्र में मॉब लिंचिंग है। तो ये जो इंसान के सोचने का ये सीमा हो गया एक तरफ, तो वैसी स्थिति में अगर कोई ढंग का आदमी है, सलीके का इंसान है, जो मनुष्यता में यकीन करता है, मैं बड़ी बड़ी बातों में नहीं कर रहा, मनुष्यता नाम की चीज़ में अगर यकीन करता है, तो उसके दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा अगर वो सुने कि एक समाज में 4-5 साल के पीरियड में हज़ारों लोगों का मॉब लिंचिंग कर दिया गया। तो इसको लेकर मैंने रचा। तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि जो समय है उसे कैसे थोड़ा नए तरीके से दर्ज किया जाए। अब वो नयापन भी उतना ही होगा जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं पुराने को जानता हूँ। हो सकता है उसके पहले काफ़ी अच्छे से दर्ज किया गया हो। जब मैंने मॉब लिंचिंग के बारे में जानना समझना शुरू किया तो पाया कि अमेरिकन कंट्रीज़ में तो कहीं भी भत्स तरीके से बहुत ज़्यादा, लाखों की संख्या में लोगों की हत्याएँ हुई हैं मॉब लिंचिंग के नाम पर। तो वहाँ मेरी ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नयापन की मेरी भी सीमा है, लेकिन अपनी सीमाओं में मैं उसको नए तरीके से कैसे दर्ज करूँ, मेरी कोशिश ये रहती है। हाँ, हमारे पास चंदन पांडे जैसा एक युवा रचनाकार है, तो एक ऐसा रचनाकार भी है जिसके बारे में अभी एक वरिष्ठ रचनाकार कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान के पास मोहम्मद मंशा याद है तो हिंदुस्तान के पास मोहम्मद आरिफ है। तो आरिफ सर से मैं जानना चाहूँगा अपने रवां तरीके से जो उन्हें सूझे कि अभी उनकी कहानियाँ इनाम, वनमाली कथा में उनकी कहानियाँ इनाम के बहाने आप सामान्य रूप से अपनी कहानी की रचना प्रक्रिया के बारे में बताएं। जी, इनाम और उससे पहले दिल पत्थर, वो भी कहानी थी लेकिन वो समाओ लघु उपन्यास बन गई और एक तरीके से कनेक्ट भी होती हैं दोनों। लेकिन इनाम अभी ज़्यादा फ्रेश है। तो हम लोगों ने देखा कि एक शायद हिंदुस्तान एक वाहिद मुल्क है, अकेला। कम्युनिटीज़ में डिफरेंसेस होते हैं, अमेरिका में ब्लैक और वाइट का है, और अपने देश में भी जातियों को लेकर कभी कभी ब्लैक एंड वाइट से इक्वेट कर दिया जाता है, उसको उसी के समतुल्य मान के देखते हैं कि साहब यहाँ भी। लेकिन अपर कास्ट और उसमें उसको वो जायज़ नहीं है वो तुलना, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाली एक रियलिटी है। सब कुछ तो ठीक है। कोरोना के समय एक अजीब सी स्थिति आई, सब कुछ रहा, इतने लोग मारे गए और वो तो हमारे दिल पत्थर में है। लेकिन एक पूरी कौम को कोरोना जिहादी बना देना सरकार की भी तरफ से और मीडिया की भी तरफ से, ये एक इतनी दुखदाई बात थी कि हम जैसे
पढ़े लिखे लोग भी जो इस कम्युनिटी में अपने आप को ये समझते हैं कि नहीं बैलेंस होना चाहिए, ये खराबी है हमारी कम्युनिटी में, ये इस तरह से वो भी हिल गए कि अच्छा बात यहाँ तक है कि हम करोना पहले अपने ऊपर ले रहे हैं, उसके बाद दूसरों को दे रहे हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि साहब एक स्थिति आई कि इसके यहाँ से ये नहीं खरीदना, उसको छोड़ दो, उसके यहाँ से वो नहीं लेना, बायकॉट वाली बात शुरू हुई। और जो विभेद, जो दूरी 2014 के बाद शुरू हुई थी, वो अपनी जगह थी ही। उसमें कोरोना की बात आई, उसमें बायकॉट, उसी पर ये कहानी है। वो डिटेल में हम क्या बताएं, उसको लोगों ने देखा, क्योंकि दो चीज़ें उसके अंदर हैं। एक तो ये कि पुरानी दोस्तियां कैसे टूटती हैं और कितनी आसानी से एक ओपिनियन जब हवा बहने लगती है तो उस हवा के साथ कैसे लोग चले जाते हैं। दिल में कुछ और है लेकिन मजबूरी वो दिखाते हैं, बताते हैं। वो जो नाई और एक बड़े अपर कास्ट के उच्च जाति के सज्जन जो उनके दोस्ताना था, वो कैसे बदलाव होता है और ये स्थिति फिर कैसे जा करके, लेकिन वहाँ उम्मीद की किरण भी है। एक के साहब जब सब लोग छोड़ देते हैं, एक बच्चा है, पता नहीं कैसे वैभव, शायद हम इनको फॉलो करते हैं, वही हमने सोचा कि कौन सा नाम रखें, एक बच्चा चाहिए हमको। तो वो वैभव पांडे जी तो चल रहे थे, वो पांडे जी किसी और किरदार पर, जैसे हम सभी लोग जो रचनाकार हैं कोई ना कोई किरदार होता है, उसी पे हम रचते हैं। तो वो बच्चा भी उसमें वो आया। वो बच्चा स्थिति को बड़ा इंटरेस्टिंग एक यहाँ पॉइंट है कि मैंने उसके बाद नरेश सक्सेना की मैंने फॉरवर्ड भी किया था, वो कविता एक पढ़ी। वो बच्चा स्थिति को बचाता है और बाद में वो बैठता है कि मेरे बाल आप काटिए, वो मेरे सर में गुदगुदी लगाइए, मैं आपके साथ हूँ, कोई आपसे बाल बनवाए चाहे ना बनवाए। तो नरेश सक्सेना की कविता मैंने उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद पढ़ी, जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से लिखा है कि बच्चा वो कोई भाषा नहीं समझता, उसको सिर्फ प्रेम की भाषा आती है, वो कुरान गीता ये सब बाद में समझेगा। अभी इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो ये तो उसकी एक कहानी है, हम लोग जो देखते हैं इनाम उसी में है, डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे, उसको देखेंगे। अब इस पर कुछ बात करना चाहेंगे, दिल पत्थर पर आपने कहा था, तो वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। मित्रों, मोहम्मद आरिफ एक अजीम कथाकार हैं हिंदी साहित्य के, और हमारे वनमाली कथा सम्मान से भी आप अलंकृत हैं। हम लोग के बहुत अच्छे मित्र भी हैं। मित्र से ज़्यादा हम उनका आदर और सम्मान करते हैं क्योंकि वो बहुत बेहतरीन कहानियाँ लिखते हैं। उनकी कहानियों की खूबी ये है कि उनकी कहानियों में लेखक नहीं होता। अधिकतर हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं पहली लाइन से या पहले पृष्ठ से ही उसमें लेखक कथा बताते हुए आपको मिलता है, किस तरह की कथा है, ये है वो, उस तरह का। जब हम मोहम्मद आरिफ की कहानी पढ़ते हैं तो पहली लाइन से ही दृश्य हमारे सामने खुलता है और उसमें लेखक कहीं भी नहीं होता। हमें उन पात्रों के साथ चलना पड़ता है और उन पात्रों के साथ चलते हुए हम कहानी का जो मंतव्य है या जो भी गंतव्य है वहाँ तक हम बहुत आराम से, बहुत शिद्दत से पहुँचते हैं और बदले में एक तकलीफ भी पाते हैं जो कि मोहम्मद आरिफ हमको थमाना चाहते हैं। तो उनकी जो कहानी थी दिल पत्थर, अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो बराए मेहरबानी आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है और ये कोरोना पर लिखी हुई कहानी है। उसमें आपको कोरोना काल की विभीषिका तो बहुत सच्चाई के साथ उसमें दिखती है, लेकिन एक पीछे भीतर एक जो प्रेम कथा चल रही है उसका जिस तरह से वर्णन उन्होंने किया है, जिस तरह से उसको उन्होंने डिपिक्ट किया है, जिस तरह से सामने रखा है, वो बहुत ही दिलकश है और मन को छूता है। तो ऐसी प्रेम कथा के लेखक मोहम्मद आरिफ हैं। देख के लगता है कि बहुत कुछ प्रेम किए हुए बैठे हैं, तभी इतनी शिद्दत से ये प्रेम कथा लिख भी पाए। तो आपके लिए बहुत बहुत
आभार जो आपने इस तरह की कहानी लिखी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये है कि कोई भी विभीषिकाएँ, अगर हमने इतनी विभीषिकाएँ देखी हैं, द्वितीय महायुद्ध भी देखा है, भारत का विभाजन भी देखा है, और भी इस तरह की त्रासदियाँ देखी हैं, तो एकदम उन त्रासदियों पर लिखा जाना संभव नहीं होता है। एक विभीषिका से, एक ट्रेजेडी से एक अंतराल थोड़ा सब रहना, एक डिस्टेंस होना ज़रूरी होता है ताकि आप उसको ठीक तरह से देख सकें। आप भी सिनेमा में कोई अगर कहानी लिखने लगेंगे तो वो सिनेमा का असर उस कहानी पर ठीक तरह से पड़ता नहीं है। आपने कोरोना काल के बीच में ये कहानी लिखी है कोरोना पर, तो मेरा तो एक मासूम सा क्वेश्चन है आरिफ भाई कि ये आपको क्या कुछ ठीक लगता है, या अगर आप उसके बाद लिखते तो आप और भी बेहतर कहानी लिखते, या आपकी संवेदनशीलता इतनी अधिक प्रभावित हुई, या जिसको कहना चाहिए जितनी दर्द से आप विगलित हुए कि आपको लगा कि ये कहानी अब लिख ही देना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, इसका तो जवाब आप ही देंगे। हाँ, ये समय अंतराल किसी घटना पर अगर आपकी कोई कहानी केंद्रित है तो समय अंतराल एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें एक उसका एस्पेक्ट है। अब यह है कि कोई भी लेखक रिस्पॉन्ड करता है अपनी सिचुएशन से, घटना से, विभीषिका से या अपने अनुभव से, वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है। कब करे? अगर समय लेता है नेचुरली, उसमें फिर उसको तटस्थता मिलती है और सोचने समझने का मौका मिलता है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल एक देना चाहता हूँ। जैसे चंदन बैठे हैं, बहुत विश्व साहित्य पढ़ते हैं, कुणाल भी और बहुत सारे लोग होंगे ही। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस पर बहुत सारी पिक्चरें बनी, उस समय भी बनी, लगभग 2-3 सालों के अंदर से ही उस पर लिटरेचर लिखा जाने लगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर पिक्चरें भी। और आज तक अभी शिंडलर्स लिस्ट वगैरह आती ही रहती हैं, पिक्चरें बन रही हैं अभी तक। तो रिएक्ट करने का एक ये हुआ, एक कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो तुरंत मांग करती हैं, या लेखक फिल्म मेकर्स वो तुरंत मांग करती है, वो रुका नहीं जाता है वहाँ पर। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पार्टीशन हुआ 1947 में। पार्टीशन पर भी तुरंत बहुत कुछ लिखा गया। आखिरी जो महत्वपूर्ण चीज़ वो तमस, जो शायद 1974 में लिखी गई, पार्टीशन पर मैंने नहीं पढ़ा हिंदी में ज़्यादा, या अंग्रेज़ी में भी। ट्रेन टू पाकिस्तान भी 5-6 साल के अंदर ही लिख दी गई थी, और ये आखिरी ये आई। तो पता नहीं क्यों 1857 के ऊपर तो हमें ज़्यादा कुछ लिटरेचर, ऐसे मैं पढ़ भी कम पाता हूँ, वो नहीं मिला। तो घटनाएं किस तरह से आ रही हैं, कैसे आप ले रहे हैं, और सोशल रिस्पांस उसका कैसा है, क्या लोग चाह। जैसे 9/11 कितनी बड़ी घटना थी, एक पूरे इतिहास और उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बदल के रख दिया। मुझे अभी तक मेरी नज़र से कोई बहुत यादगार किताब या जिसका बेस्ट सेलर या कोई पिक्चर भी शायद इस पर मुझे याद नहीं आ रही है। अगर वो देख तो होगी, चंदन बता सकते हैं, लेकिन नहीं। तो ये घटनाओं क्यों, उसका रीज़न है। जैसे 9/11 को आप ले लें, 9/11 में ऑलरेडी कल्पना में कई बार वो ट्विन टावर गिर चुके थे, कुछ लोग उससे पहले लिख चुके थे। टेररिस्ट इवेंट्स बहुत सारे हो रहे थे जो पिक्चरों में दिखाई जा रहे थे। जब वास्तव में कुछ हो गया तो उस पर कोई लिटरेचर खास नहीं आ रहा है। कोविड एक ऐसी स्थिति थी जिसकी न कल्पना किसी को थी, भले 100 साल पहले कुछ हुआ था, ना ही कोई समझ थी, ना हम इसके लिए तैयार थे। ये एक डिक्टेटर की तरह से जैसे आया और हमें तबाह करके चला गया। अब जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इससे मिलाते हैं कि वहाँ तुरंत क्यों लिखा गया, पिक्चरें बनने लगी और लगातार अभी तक उस पर हो रहा है, तो शायद ये समझ में बात ये हमारे आती है कि कोविड के ऊपर तुरंत हमारा रिस्पांस कैसा रहा। दूसरी चीज़ अगर कहें तो मैं इसी में जोड़ देता हूँ। दूसरी एक बात ये होती है कि कुछ चीज़ें समय बीतने के साथ आंकड़े में परिवर्तित हो जाती हैं। तब
आज अगर हम 15-20 साल को, जैसे देखिए जिस समय कोविड चल रहा था, 2 खास मूल्य उभर करके आए थे। एक तो ये कि हम प्रकृति के करीब हो गए। अब जिस दिन पहला लॉकडाउन हुआ 1 दिन वाला, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, अरे दिन भर हमने कुछ किया ही नहीं, एकदम दुनिया बदल गई आज। उसके बाद फिर जब लागू हो गया तो लोग फूल पत्ती देख रहे हैं, कोई कह रहा हमने आज ये वाली बटरफ्लाई देखी, ये चिड़िया की आवाज़ सुनी, वो देखा, कुत्ते टहल रहे थे आराम से, फला जानवर निकल आया, पारिवारिक हो गए, सब हो गए, और परिवार में सब लोग एक साथ बैठ गए, टेबल पे एक साथ खाना खा रहे, एक ही आया। अब ऐसे ही करेंगे हम। दूसरी सिचुएशन क्या आई कि हम कम से कम में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमें चाहिए क्या? 2 जोड़ा कपड़ा, खाना। हम बिना गाड़ी, बिना पेट्रोल, बिना हवाई जहाज, बिना मशीन, बिना कंप्यूटर, बिना रह सकते हैं। ये दोनों मूल्य के प्रति कितनी सजगता आ गई थी। लोग जैसे रो रहे थे इन सब चीज़ों के लिए कि अब ऐसे ही रहेंगे। मजदूर कह रहे थे वापस दिल्ली नहीं जाएंगे। कितनी जल्दी हम भूल गए उसको, कितनी जल्दी ये सब। आज हमें वही लालच है, हमको वही चाहिए। मजदूर आज कहते हैं कि कोरोना आ जाए, चाहे कोई महामारी आ जाए, दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। और वो जानवर कहाँ गए, वो तितलियाँ कहाँ गई, वो परिंदों के आवाज़ कहाँ गए, नहीं। तो और अगर 20-25 साल बीत जाएंगे तो ये सिर्फ आंकड़ा होगा, और आंकड़ा भी आपको नहीं मिलता है। दिक्कत की बात यह है, मैंने अपनी आँख से, अगर आप देर कर देंगे तो आंकड़ा भी नहीं मिलेगा। मैंने अपनी आँख से इलाहाबाद प्रयाग के एक पॉइंट पर, वहाँ कई पॉइंट्स पर लाशें जलाई जाती हैं, चिता बनती है। मैंने 100-150 खुद बस से जा रहे थे सुल्तानपुर की तरफ, तो 150 के आसपास बस थोड़ी देर के लिए रोक दिया। लोगों को उत्सुकता हो गई क्या हो रहा है नीचे। कम से कम 150 चिताएं जल रही एक पॉइंट पर, और पॉइंट रहे होंगे, एकदम पीक टाइम था। थोड़ी सी छूट मिली थी जिसमें हम लोग बस वगैरह से जा पा रहे थे। जैसे ये बात अखबारों में आई, वो दूसरे दिन जा करके एकदम उस पर बुलडोज़र चला करके वहाँ बराबर कर दिया गया। नदियों में आपने सुना होगा यूपी बिहार के तमाम लाशें उतरा रही हैं, तो उसका बहाना क्या दिया गया कि साहब ये तो कुछ लोग जलाते और गाड़ते नहीं, पानी में बहा देते, इसलिए इतनी लाशें मिल रही हैं। तीसरी बात, आज तक किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा। सरकारी आंकड़ों में 0 दिखाया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तो आंकड़े भी नहीं मिलेंगे, आप क्या लिखेंगे? तो शायद ये एक फोर्स काम कर रहा था। अब कई लोगों ने लिखी कहानियाँ, तो कई लोगों ने लिखी, हमने भी लिख दी। तो ये थोड़ा जल्दबाजी में शायद ये रिएक्शन नहीं। अधिकतर जो कोरोना काल पे कहानियाँ लिखी हैं तो लोगों ने बहुत ही करुणा, विलाप, प्रलाप की कहानियाँ लिखी। उनमें वो बात नहीं थी जो दिल पत्थर में बात थी, इसलिए मैं इस कहानी को उतना अप्रिशिएट करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ एक प्रश्न मैं कर लूँ, फिर आप दूसरा प्रश्न कर लेंगे। तो मेरा ये कहना था कि वो कौन सी ऐसी उलझनें हैं, वो दुश्वारियाँ हैं जो एक लेखक को झेलना पड़ती हैं, ख़ास तौर पे आपको अपनी रचनात्मकता के चलते, जिनके भीतर से गुजरते हुए आप इस तरह की रचनाएं लिख पाते हैं। वो मैं आपके इसको मैं रचना प्रक्रिया से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं आपके भीतर का जो लेखक है उसको जो जिल्लत या अपमान या जो कुछ भी उसके मन में जो बीतती है, क्योंकि लेखक को इस समाज में बहुत सम्मान तो दिया ही नहीं जाता है, और अधिकतर मेरे ख्याल ये है कि जो रचनाएं हम हमारे लेखक देते हैं वो एक किस्म का जो हमें समाज से मिल रहा होगा जो अपमान है, उपेक्षा है, जिल्लत है, उसी का ये परिणाम है कि हम उन कार्यों में अपने माध्यम से, अपने पात्रों के माध्यम से उसको व्यक्त करते हैं। तो आपकी धारणा इसके बारे में क्या है, ये जानना चाहता हूँ। ये भी प्रश्न पहले ही से प्रश्न के जवाब से ये उप प्रश्न मान करके मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। एक तो वो बात जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में बताई थी कि जिस तरह एक पूरी कौम को कोरोना जिहादी बता दिया गया था, तो पहले दिमाग में आया कि इस पर कहानी बनती। कहानी तो वो है कि बस मन में एक भार है, हम लोग बस लेखक तो उसको उतारता है लिख करके और फिर हल्का हो जाता है कि चलो कुछ हमने लिख दिया।
कह दिया, कोई सुने ना सुने, हमने तो अपनी बात अपने को सुना दी कम से कम वहाँ से। लेकिन वो फिर कई वजहों से वो बात उसमें नहीं आ करके, जैसे होता है कहानी आप शुरू करते हैं, कहानी कहीं और मोड़ ले लेती है। प्रश्न आपने पूछा कि क्या दुश्वारियाँ और क्या उलझने आप इसको लिखने में आपने महसूस किया। देखिए पहली बात, और फिर कहानी कैसे ये बन गई, तो पहली बात तो यही थी कि जो हम लोग देख रहे थे जिस तरह से टेलीविज़न में, दुनिया तो उसी तरह से, और दूसरे वेब में तो फिर हमारे घरों में सब होने लगा। शायद ही कोई परिवार हो, कोई मोहल्ला हो जहाँ से लोग ना गए हों। अब उसको कहानी में, उसको लेकर के कहानी बनाना, ये वास्तव में एक बड़ा एक उलझन वाला ये मुद्दा था, क्योंकि एक दो कहानियाँ उसी दौरान नज़र से गुजरी भी। मैं वैसी कहानी नहीं लिखना चाहता था। मुझे ऐसा लगा कि ये या तो हम ऐसे लिख दें कि साहब एक फला आदमी फला, अच्छा एक हम हमारे पूरे परिवार को भी कोरोना हो गया, हम 4 आदमी हैं, और अब यूँ कह लीजिए कि मैं लेकर के बाहर से आया और कोरोना जिहादी तो मैं था ही, मैंने उन तीनों को भी दे दिया। अब चारों हम लोग परेशान, और उसको छुपा भी रहे थे किसी को, क्योंकि जान रहे थे उस समय क्या सिचुएशन होती थी। ऐसी जगह थे जहाँ पड़ोसियों से हमारा लेना देना कुछ था नहीं, हैदराबाद में उस समय, तो वो तो वहाँ से बच गए। लेकिन जो फ़ोन आते थे, जिनको कोरोना या कुछ सुनते थे, तो उनको हम ढाढ़स बंधाते थे, जबकि हम कोरोना से खुद सफ़र कर रहे थे, कि लोगों को ये ना पता चले कि हमें भी कोरोना हुआ है। और दवाएं सबको पता ही थी, सब वो दवा लेके परहेज़ करके हम लोग ये हो रहे थे। जब कोरोना में कोई कहानी हमने देखी तो हमें लगा कि नहीं, या तो हम अपने ऊपर लिख दें या किसी के ऊपर एक लिख दें, साहब इस तरह कितने परेशान हुए, हॉस्पिटल से गए और बाद में ये परिवार पूरा तबाह हो गए, मर गए। लेकिन टीवी और कुछ देख करके और कुछ सुन करके कुछ कहानियाँ जो छन छन के आ रही थी कि इस कोरोना के दौरान भी एक जिजीविशा, जीने की जो तलब, जो इच्छा थी, उसकी भी कहानियाँ आ रही थी। और मैं सोचता था क्या कोरोना में जब सब तरफ सन्नाटा है, सब काम में लगे हुए हैं, सबको ड्यूटी दी गई, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे छोटे मोटे ड्राइवर हो, चाहे एक यंग नर्स, क्या उसको सेक्स की भूख नहीं लग रही है, बंद हो गई कोरोना में। तो इन सब में ये कैसे चल रहा होगा, इसको कैसे हम समायोजन कर सकते, ये हो तो रहा होगा जरूर। प्रेम बंद हो गया क्या कोरोना में? फिर लगा कि नहीं, जब आप एकदम नए माहौल में आ जाते हैं कि रोड सन्नाटा है, सभी अपने घरों में बंद हैं, शादी हुई दूसरे दिन आप ड्यूटी करने चले आए हैं, उम्र आपकी 24 साल है, शायद एक दिन आप अपने पति के साथ या पत्नी के साथ रहे भी हैं, फिर आप रोज़ रोज़ सेवा में लगे हैं, काम कर रहे हैं, और फिर कोई आपको मिलता है, तो क्या शरीर की जो मांग है, आत्मा की जो मांग है, जो भूख है, वो इस कोरोना में कैसे चला होगा? एक छोटा सिपाही क्या फील कर रहा है, उसके घर किसी को कोरोना है लेकिन वो ड्यूटी कहीं और कर रहा है। लोग अपनों की लाशें जलाना छोड़ दिए हैं। उस बात को मैं यहाँ इंपॉर्टेंट बात में समझ रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ कि शायद अगर 25 साल के बाद ये लिखा जाए कि साहब लोग लाश छोड़ दे रहे थे, आउटसोर्स कर दे रहे थे कि फला मर गया मेरा बाप, उसको कोई और जला दे, पैसे ले लो, इस तरह से बातें हो रही थी। और जो अनैतिक मूल्यों पर जो हमला हुआ, कोरोना ने जो हमारे मूल्यों पर हमला किया, नैतिकता, ईमानदारी, इसी में सबसे धोखा लोगों ने ऐसे पेशेंट के साथ किस तरह से किया। आम समय में जो नहीं हुआ वो इस समय में लोग कर रहे थे। खाली सिलेंडर दे रहे थे कि इसमें ऑक्सीजन है, खाली इंजेक्शन दे रहे थे कि इसमें इंजेक्शन है। तो अगर 25 साल के बाद लिखी जाए, 15 साल के बाद लिखी जाए, तो हमको लगता है आज से 25 साल के बाद ये स्थिति आएगी कि जब आउटसोर्स एजेंसियां खुल जाएंगी इस काम के लिए कि आप लोग जाएंगे नहीं किसी के मरने पर, नॉर्मल वे में नहीं है, समय नहीं होगा, क्योंकि हम कोरोना से कुछ सीखे नहीं हैं। और तब उस चीज़ को हम लिखते भी तो कोई यकीन न करता, क्योंकि भाव तो बदल गए हैं। एजेंसी आज जो एजेंसी से यहाँ लोगों ने चलवाया वो सारी चीज़ें हम उसमें लेकर के आए। और वो बेचारी नर्स की एक कहानी है जो दिल पत्थर यही है
कि सरकार भी पत्थर दिल हो गई और लोग भी हो गए। ऐसा नहीं, वो लोग सेक्स के लिए जाते हैं, कहती घर पे चलिए, वो नहीं, वो बाग में जाते हैं और वहाँ पर लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। और वो मतलब ये कि प्रेम पूरी तरह से मरा भी नहीं है। अफसोस भी है कि मेरी पत्नी, एक बाद में पता लगता है कि वो तो मुसलमान जिससे प्रेम विवाह किया था, उसको कोरोना हो गया, उसके घर वालों ने छोड़, तो ये पुलिस वाला क्या कर रहा है, कैसे मदद, ये सारे जो आम लोग हैं कैसे एक दूसरे की मदद करते हुए कैसे उसमें जिंदा हैं। और मरने की बात तो है उसमें, लेकिन हमने उसको लास्ट के एक पन्ने में जिसको मरना था और जो जिसका कुछ भी हुआ वो आधे पन्ने में मैंने लिखा, बाकी हमने जो मेरी समझ में आया कि आम ढंग से जिंदगी उस कोरोना में कैसे आगे बढ़ी थी उसको उतारने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं कुणाल भाई से कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी, वाकई दिल को छू लेने वाली कहानी है दिल पत्थर। मैं लगे बजा एक प्रश्न करना चाहूँगा चंदन पांडे से। अभी हमारे समय पर बात हो रही थी, समय की जटिलताओं पर बात हो रही थी, हम थोड़े पीछे भी गए बैकग्राउंड में, द्वितीय विश्व युद्ध और विभाजन वगैरह। वर्मा सर का एक प्रश्न था, बहुत मार्मिक प्रश्न था कि एक लेखक होने के नाते जो तमाम तरह की जिल्लतें आप झेलते हैं उनसे कैसे निपटते हुए आप एक अविस्मरणीय कहानी अंततः आपकी रचनात्मक उपलब्धि के रूप में छोड़ जाते हैं। एक विशेष संदर्भ में उनका प्रश्न था, लेकिन इसे मैं सामान्यीकृत करते हुए एक लेखक होने के नाते इस समय को देखते हुए चंदन पांडे से मैं पूछना चाहूँगा कि बतौर लेखक आप अपने समय से कैसे जूझते हैं। हालांकि आरिफ सर ने कहा कि बहुत बहुत त्रासदियाँ होती हैं और उनका तात्कालिक दस्तावेजीकरण, एक तरह से रचनात्मक दस्तावेजीकरण जैसे उन्होंने किया 9/11 पे भी, जैसे पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर उपन्यासकार था, बड़े युवा उपन्यासकार है, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, बहुत ही अद्भुत कृति है, मोहसिन हामिद शानदार और अद्भुत कृति थी। उसी तरह से कोरोना पे भी तमाम तरह की जो रचनाएं लिखी गई, उन रचनाओं को देखते हुए तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, लेकिन फिर भी आरिफ की भी दिल पत्थर लगभग उसी श्रेणी की कहानी है। अपने समय से अपनी कलम से जूझते हुए आरिफ ने उसे सिरजा। चंदन पांडे की जो अभी किताब आई कीर्तिगान, जिसकी बड़ी चर्चा हुई, उससे पहले वैधानिक गल्प, और कहा जाता है, माना भी जाता है कि दोनों ही सिक्वल एक दूसरे के, वैधानिक गल्प और कीर्तिगान, और एक तीसरा इसी श्रृंखला में एक तीसरी कीर्ति भी आने वाली है। तो कीर्तिगान के संदर्भ में अपने समय को आप किस तरह से देखते हैं, एक लेखक होने के नाते किन तरह की चीज़ों से आपको गुजरते हुए अंततः उसे रचनात्मक उपलब्धि के रूप में हासिल करना पड़ता है? समय का जो सवाल है उसको लेकर मेरा मानना है कि यह सवाल भी बहुत सिलेक्टिव होता है कि हम किस समय पर कितनी हड़बड़ी में लिख रहे हैं। यह सवाल सिलेक्टिव होता है। एक एग्जांपल दूंगा मैं कि 90, 91, 92 या 89, 91, 92 में 3 बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने इस देश का स्ट्रक्चर लगभग बदलने का काम किया। इंटरनल कम से कम, जैसे मंडल कमीशन और फिर कमंडल कमीशन, दैट इज मतलब वो बाबरी मस्जिद, और फिर बाजारवाद का डंकल प्रस्ताव, मतलब गेट। 92 में गेट आता है, सबसे बाद में गेट की एंट्री होती है। और मेरी मेमोरी ये कहती है कि 94 तक की पत्रिकाएं बाजारवाद की कहानियों से भर गई थी। एक पैटर्न बन गया था कि एक अकेला नायक होगा, उसका परिवार भी उसको छोड़ देगा, मतलब अलग थलग कर देगा, उसका परिवार तक बाजारवादी हो जाएगा, बस वो नायक जो हो सकता है लेखक का प्रतिरूप हो सकता है, वह निर्दोष बचा रहेगा। तो 92 में एक घटना, एक इंसिडेंट होता है, और 94 में साहित्यिक पत्रिकाएं विशेषांक, 95 का विशेषांक आप देखिए इंडिया टुडे का, तो शायद उसमें पॉल गोमरा के स्कूटर आती है, या उसके बाद KNT की कार, या उसके भी पहले जयनंदन जी लिखते हैं विश्व बाजार का ऊंट। वह एक बहुत मज़ेदार कहानी है। उसमें
और आपको आश्चर्य होगा कि वो 94-95 में लिखी जा रही थी कि एक पिता है, और जैसे कि भारत के रिग्रेसिव पिता होते हैं, वो अपने बेटी के प्रेम पर चिंतित है कि बाजारवाद से प्रभावित होकर, मतलब एक लफुआ टाइप के लड़के से प्रेम कर रही है। फिर अब लेकिन वो तो यंग एज है, उसका अपना सोचने का तरीका है, और समय के साथ उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। वो उस लड़के को, पहले को वो पसंद नहीं करता है पिता। कहानी में आगे बढ़ते हुए लड़की का संबंध किसी और से बनता है, प्रेम किसी और से होता है, लेकिन उस पीछे वाले लड़के की सरकारी नौकरी लग जाती है। अब पिता उसका बड़ा फैन हो जाता है। ये कहानी में चल रहा है, बाजारवाद के नाम पे लिखी जा रही कहानी है। लेकिन उसी दौर में सेकेंड मोस्ट रिप्रेजेंटेड था हिंदू मुस्लिम इक्वेशन। और जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर समय का ही कोई मायने है तो जातिवाद को एक चोट पहुंचाने वाली जो बात मंडल कमीशन के नाम से आई, उस पर लगभग सन्नाटा था। बाद में अगर हंस ने एफर्ट्स न किए होते तो वो छिटपुट होने वाली बात होकर रह जाती, जिसे हम दलित लेखन के नाम पे अभी जान रहे हैं। तो उसके लिए लिखने के लिए सैकड़ों साल का इंतजार करना पड़ा। तो किस घटना के लिए कितने साल का इंतजार करना पड़ता है, जैसे मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल के साथ कि एक कहानी कोरोना पे आई और एक कहानी मॉब लिंचिंग पे आई। तो कोरोना वाली कहानी की तारीफ इसलिए हुई कि वह समय पे लिखी गई, और मॉब लिंचिंग वाली कहानी की शिकायत इसलिए हुई क्योंकि वो समय पे लिखी गई, उसके लिए वेट करना था। तो यह प्रश्न भी कई बार, जैसे 1947 को ही लें तो वह एक ही साथ दो घटना है, आज़ादी भी है, विभाजन भी है। लेकिन आज़ादी पे जितनी कहानियाँ लिखी गई, मतलब आज़ादी पे जब लिखते लिखते लोग थक गए तो झूठी आज़ादी के नाम पे लिखने लगे कि जी ये आज़ादी झूठी है। लेकिन विभाजन पे उसी क्रम में, उसी अनुपात में बेहद कम रचनाएं लिखी गई। तो ये सवाल मुझे थोड़ा सा डाइसी लगता है हमेशा कि क्योंकि कोई घटना कहानी का वैल्यू रखती है कि नहीं, ये ऑन द स्पॉट मालूम हो जाता है। ऑन द स्पॉट अगर हमारे अंदर क्षमता है, हमें समय मिलता है। मैं परसों एक मीटिंग में गया और यहाँ मैं एक अपनी कहानी खोलने का काम कर रहा हूँ, बस टू प्रूव माई पॉइंट। तो मैंने सिक्योरिटी देखा वहाँ पे, और सिक्योरिटी का यहाँ पर नाम लिखा था, मतलब कंपनी का डॉबरमैन। अब डोबरमैन एक कुत्ते की प्रजाति है और कंपनी उस पर बन रही है, और हर आदमी के शर्ट पे जो उस कंपनी में काम कर रहा है डोबरमैन लिखा हुआ है। ये हम लोग मनुष्यों का नाम जो अपने कुत्तों को देते हैं तो उसको देते थोड़ा सा शर्म आती है, झिझक होती है, और वहाँ पर पूरे मनुष्यों की प्रजाति को कुत्ते का नाम दे दिया गया है। मुझे ऑन स्पॉट लगा, हाँ, तो मैं 4 दिन पहले की घटना है सर, और मैं 4 दिन से लगातार सोच रहा हूँ कि इसको मैं कैसे ड्राफ्ट करूँ। मैं जहाँ मुझे समय मिल रहा है अपने, मैं जीमेल पे 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ नोट कर रहा हूँ। 4 दिन में सोचते सोचते अगर मुझे टाइम मिला होता तो हो सकता है एक कहानी में इस पर लिखा होता। तो कौन सी घटना आपके अंदर कहानी बना सकती है, ये हमारी तैयारी पे भी डिपेंड करता है और उस घटना के इम्पैक्ट पे। एक लेखक, जैसा आपने कहा कि ऑन द स्पॉट किसी भी घटना को देख के कर लेता है कि इस पे कहानी बन सकती है, उसी तरह एक संपादक तुरंत जैसे ही जैसे वो सूंघ लेता है कि एक लेखक कहानी के बारे में सोच रहा है, वैसे उससे कमिटमेंट ले लेता है कि आपकी कहानी हमारी पत्रिका में ही आएगी। वनमाली पत्रिका में मोहम्मद आरिफ की इनाम अभी हाल में ही छपी, पिछले महीने बड़ी चर्चित हो रही है धीरे धीरे। ज्ञान प्रकाश विवेक जी ने कहा, मंशा याद वाली जो बात मैंने कही। चंदन पांडे की कहानी प्रवेशांक वनमाली में छपी थी, और जैसा कि अभी इन्होंने हिंट किया, मैं इनसे, प्रधान संपादक जी भी बैठे हुए हैं, तुरंत कमिट करता हूं कि आप ये कहानी हमें वनमाली में देंगे। समय हो चला है। अच्छा लगा, अपने समय को सृजने वाले 2 तरह के लेखक हमारे बीच हैं। आरिफ की कहानियाँ बड़ी प्यारी कहानियाँ होती हैं, चाहे दिल पत्थर हो। इससे पहले आरिफ की पहली कहानी जिसे कहते हैं फुर्सत नाम से, जो अभी मार्केट में, बाज़ार में है, पहली बार जब आई थी आई लव यू रियली नाम से आई थी हमारे पास। और चंदन की भी पहली कहानी और आरिफ जी की भी पहली कहानी छापने का सौभाग्य मुझे मिला है।
अब इनकी अगली कहानी विश्वरंग में ये आप लोगों के बीच कमिट कर रहे हैं कि वनमाली कथा में ही देंगे। प्रधान संपादक जी गवाह हैं, आप सब गवाह हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से।